अच्छा जी, मेरा एमटेक खत्म होने में 3-4 महीने रह गए हैं और मैंने ये इंटर्नशिप पीरियड चल रहा है, तो मैंने एक कॉर्पोरेट जॉब भी ट्राई करी। वहाँ मुझे मेरे लिए सही नहीं लगी, तो मैंने वो छोड़ के नॉर्मल गवर्नमेंट से इंटर्नशिप करी, मैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से। तो उसके बाद मैंने अभी जो मेरे पास ऑप्शंस हैं, लाइवलीहुड कमाने का या अर्न करने का टाइम आ गया है, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन का सोचा। बट जो मेरा एक्सपीरियंस पास रहा है, जब मैं 12th में भी था, कि मैं उतना अपने केपेबल नहीं हूँ कि मैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो तैयारी कर शायद ना पाऊँ किसी भी, क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, तो मैं भूल जाता हूँ चीजें। तो एक डर लगा ही रहता है अपनी। मैं पूरा समय 7-8 घंटे आपके साथ ही गुजारता हूँ, वीडियोस में आपके सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ मिले, उससे तो मिलता भी है। पर अभी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आगे का सर्टेनिटी नहीं है, अपनी कॉलिंग का कुछ पता नहीं। शांति मुझे आपके वीडियो सुनकर ही मिलती है, मुझे अपनी कॉलिंग का कोई अंदाजा नहीं है। और डर बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं जिस चीज में जाना चाहता हूँ वो चीज मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पहले से ही मैं डरा हुआ हूँ उस चीज के प्रति। तो जो कुछ डिसीजन एक प्रॉपर आई कैन नॉट मेक राइट नाउ। बेटा, बहुत बड़े निर्णय तो करने भी नहीं होते कि एक झटके में इस पार या उस पार का निर्णय कर लिया। आदमी को लगातार चलते रहना होता है, प्रयोग करते रहना होता है, आगे के रास्ते अपने आप स्पष्ट होते जाते हैं। एक जगह बैठे बैठे तुम विचार करोगे कि दाएं जाएं बाएं जाएं, ऊपर उड़े नीचे जाएं, तो कभी कुछ स्पष्ट नहीं होने का। कुछ करो तो कुछ स्पष्टता भी आए, कुछ करो तो पता चले कि इस राह में क्या मिल रहा है और उस राह में क्या मिल रहा है। जहां तुम बैठे हो वहां से तो तुम्हें सब राहें एक बराबर लगेंगी, चल के देखो तो पता चले कि अलग अलग राहों में अंतर क्या क्या है। पर तुम वो कर नहीं रहे जो तुम्हें करना है। तुम कर क्या रहे हो? तुम कहते हो तुम मेरे वीडियो सुनते हो, तुमने कहा दिन में 7 घंटे 8 घंटे सुनते हो। शायद मेरे वीडियो सुनकर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे साथ हो, पर बात बिल्कुल उल्टी है अगर जरा सा गौर करोगे तो। मैं बोल रहा हूं, बोलना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। मैं बोल रहा हूं, उससे वीडियो बन रहे हैं। तो जब तुम मुझे देख रहे हो, तुम एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो अपने धर्म का पालन कर रहा है। तुम एक कर्मशील मजदूर को देख रहे हो ना, जो दिन रात वो करने में लगा हुआ है जो उसका धर्म है, कर्म है। ठीक है, तो तुम वीडियो नहीं देख रहे, तुम एक मजदूर आदमी को देख रहे हो जो मेहनत कर रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ हो? जब तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं तो मेहनत कर रहा हूं, वो वीडियो ऐसे ही तो नहीं बन गया। मैं तो मेहनत कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? पिछले करीब दशक भर से मैं प्रतिदिन 10 वीडियो लायक उत्पादन करता हूं। प्रतिदिन इतना बोलता हूं कि उससे 10 वीडियो बन सकें, और बनते हैं। कभी 10, कभी 5। और बोलता ही नहीं हूं, खाली नहीं बैठा हूं। वो जो वीडियो बनते भी हैं
वो मैं ही बनवा रहा हूं। ये जो इतनी फौज लगी हुई है, इतने वॉलंटियर्स हैं, उनका नेतृत्व भी कर रहा हूं। और तुम कहते हो कि तुम मुझे सुन रहे हो। मुझे सुन रहे हो तो मुझसे क्या सीखा? मैं तो कर्मयोगी हूं, मैं तो लगातार कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? बताओ, तुम क्या कर रहे हो? और मैं भी जब करता हूं तो मुझे कोई पूर्ण स्पष्टता तो प्रतिपल होती नहीं कि यही ठीक है, यही ठीक है। जब नहीं पता होता क्या ठीक है, तो मन में श्रद्धा रख के प्रयोग किए जाते हैं ना। प्रयोग करके उनका परिणाम देखा जाता है। परिणाम अनुकूल है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो राह बदली जाती है। तो मैं तो ये सब कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहते हो तुम 7-8 घंटा मुझे सुनते हो। तुमने अपनी समझ से शायद ये बात प्रेम पूर्वक बोली, पर एक शिक्षक होने के नाते ये बात मुझ पर करीब करीब एक आरोप है। तुमने मुझे सम्मान नहीं, इल्जाम दिया है कि इनको हम 7-8 घंटा सुनते हैं फिर भी हम ऐसे ही हैं। कुछ तो करो। जो आदमी 10 तरीके के भ्रम में घिरा हो, बंधन में घिरा हो, और उसके बाद वो कहे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो मैं उससे कहूंगा कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर करो तो। तुम करके जो सबसे घटिया काम करोगे वो भी न करने से बेहतर होगा। अगर 5 चीजें तुम कर सकते हो तो इसमें जो सबसे निम्नतम मूल्य की एक चीज होगी, जो सबसे गई गुजरी दिशा होगी करने की, वो भी कुछ ना करने से तो बेहतर ही होगी ना। कल तुम्ही से बात करके गया था यहां से रात में 2 बजे। गया और भी सब साथ के लोग हैं, इनसे बात हो रही है और काम संबंधी ही बात हो रही है। जब तक सोया तब तक भोर हो गई थी। आज उठा हूं तो उठने के बाद पहला निवाला अभी यहीं सामने एक रेस्टोरेंट है उसमें डाला है, और उसके बाद अब तुम्हारे सेवा में हाजिर हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहोगे आचार्य जी आप जानते हैं ना आपको क्या करना है, इसलिए आप इतनी मेहनत कर लेते हैं। हम जानते नहीं। नहीं, आचार्य जी भी नहीं जानते। ये तो तुम्हें अच्छे से ही पता है कि एनलाइटेंड तो मैं हूं नहीं। तो मैं सब कुछ नहीं जानता। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूं। मुझे भी बातें नहीं पता होती। मैं वो ऊंचा वाला गुरु तो हूं नहीं ना। तो मुझे जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है, छोटे छोटे प्रयोग करने पड़ते हैं, इससे मिलना पड़ता है, उससे मिलना पड़ता है। कई बार अपनी मेहनत को व्यर्थ जाते देखना पड़ता है, और पूरा दिन इसी चक्की में पिस जाता है। कुछ तो करो। गलत करो फिर भी करो।
गाड़ी बहुत दिन खड़ी रह जाए ना तो उसको व्यर्थ ही 2-4 किलोमीटर घुमा आना चाहिए, बिल्कुल व्यर्थ ही, एकदम अकारण। घर से लेके गए चौराहे तक, चौराहे से वापस लेके आ गए, हुआ कुछ नहीं, बस तेल जला। लेकिन जो करा बिल्कुल ठीक करा। क्यों? क्यों? गाड़ी भी तुम्हारी तरह चलने की आदत छोड़ दे तो फिर चलेगी नहीं। कहीं को जा रहे हो और रास्ता भटक गए हो, बिल्कुल सुनसान जगह पर खड़े हो, रास्ता भटक गए हो, जीपीएस इत्यादि कुछ नहीं और आसपास कुछ आबादी नहीं, तो क्या करोगे? जहां हो वहीं खड़े हो जाओगे कि अब तो हम जानते ही नहीं कहां है, कहां को जाना है, तो कैसे बढ़े? या ये करोगे कि किसी भी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ोगे? क्या करोगे? किसी भी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ो ना, कोई मिलेगा। जहां हो तुम वहां खड़े खड़े तो कुछ समझ में नहीं आने का, किधर को भी बढ़ो। पर खास तौर पर युवा लोग ये बहाना खूब बताते, कहते अभी ठीक से निश्चित नहीं हुआ ना कि करना क्या है, तो हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। और भारत में भी ये हरकत अभी पिछले 5-10 साल में ज्यादा शुरू हुई है, समझना। आज से 20-40 साल पहले आप ये नहीं कर सकते थे कि अभी हमें जिंदगी की और करियर की दिशा साफ नहीं हो रही इसलिए हम कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं करते तो खाने को नहीं मिलता। अब हिंदुस्तान की जरा आर्थिक तरक्की हो गई है, घरों में बच्चे भी कम होते हैं, तो अपने माँ बाप के इकलौते या दुकेले बच्चे हैं कि हम हैं और हमारा एक भाई है, एक बहन है, बहन की शादी हो गई, हम ही हैं। तो माँ बाप भी कहते हैं कि क्या करोगे बेटा नौकरी वगैरह करके, जाओ हमारे लिए चौराहे से दवाई ले आओ। मैं नहीं कह रहा कि तुम ऐसा कर रहे हो, मैं एक सार्वजनिक बात कह रहा हूं, तो बुरा मत मानना। ये खूब होने लगा। लोग कहते हैं बेरोजगार है, ये बेरोजगार नहीं है, ये नवाबी है। सब बेरोजगारों को नहीं कह रहा हूं मैं ऐसा, पर ऐसों की तादाद अब बहुत बढ़ गई है जो जानते बूझते घर पे बैठे हैं। कंपनियों के पास जाओ, वहां वो विज्ञापन दे रही हैं, उन्हें लोग नहीं मिल रहे काम करने वाले। क्यों नहीं मिल रहे काम करने वाले? कहीं तनख्वाह बहुत कम है और काम बहुत कराते हैं। लखनऊ ही ठीक है, हम नहीं जाएंगे नोएडा गुड़गांव, लखनऊ वापस आएंगे हम। क्यों मियां? और जाएंगे और कंपटीशन की तैयारी करेंगे, सरकारी मिलनी चाहिए। ये प्राइवेट वाले 15-20 हजार देते हैं और 5 दिन हफ्ते में काम करना पड़ता है। माँ बाप भी कहते हैं अच्छी बात है, हम भी घर में अकेले बैठे हैं, आ जाओ। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि 26, 28, 30 साल का कोई जवान लड़का या लड़की घर पर बैठकर कैसे खा सकता है। मेरे लिए ये एक भयानक बात है। मैं तो भगत सिंह को जानता हूं, मैं राजगुरु को जानता हूं, जो 22 की उम्र में ही न जाने कहां पहुंच गए थे। तुम 26, 28, 30 के हो जाते हो और कहते हो अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और घर में माँ तो है ही, वो बढ़िया समय पे नाश्ता ले आती है, खाना ले आती है, बाप की उम्र भर की अर्जित संपत्ति भी घर पर है। अब कौन इस सुख को छोड़ करके जाए मेहनत करने कहीं पर? कुछ तो करो, भले उससे आमदनी ना हो तब भी करो, जवान हो इसलिए करो।
और कुछ नहीं सूझ रहा करने को तो देशाटन कराओ, भारत भ्रमण करो, देश ही देख लो पूरा, पर घर पे तो मत बैठे रहो। कोई कला सीख लो, कोई खेल सीख लो, किसी कोर्स में नाम लिखा लो, कुछ ज्ञान अर्जित कर लो। ये चल क्या रहा है कि 6 साल से सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहा है लड़का, मैंने किसी को आहत करने के लिए बातें नहीं बोली हैं। कई लोग मुझे काफी भेदक दृष्टि से देख रहे हैं। मैं सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूं। आंतरिक पतन होने लगता है जब तुम अपने आप को बेरोजगार कहना शुरू कर देते हो, और वैसा ही पतन होता है उन गृहिणियों का जिनके ऊपर अब गृहस्थी की कोई खास जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी वो घर पर ही बैठी हैं। मैं समझ सकता हूं, आप काम कर रही थी, आप गर्भवती हो गई, 2 साल 4 साल के लिए आपके लिए संभव नहीं रहा काम करना, वो बात ठीक, उतना समझा जा सकता है। पर आप 40 वर्ष की हो चुकी हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपनी अपनी जिंदगी देख रहे हैं, घर में ठीक ठाक रुपया पैसा है, आप मध्यम वर्ग से हैं या उच्च मध्यम वर्ग से हैं, घर में नौकर चाकर भी लगे हुए हैं, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक वास्तव में आपके पास कोई काम नहीं है। आपका बड़ा पतन होगा, ये खाली समय आपको लील जाएगा। मैं उन गृहिणियों के बारे में नहीं कह रहा जिनके पास वास्तव में आर्थिक तंगी है और जिन्हें घर के सारे काम स्वयं करने पड़ते हैं। तो गलत मत समझिएगा, मैं उनके बारे में कह रहा हूं जो 9 बजे 10 बजे के बाद खाली हो जाती हैं और फिर शाम तक कुछ नहीं है करने को, तो या तो सोना है या टीवी देखना है या फोन पर इधर उधर का कुछ व्यर्थ करना है काम। और बहुत तादाद है ना ऐसी गृहिणियों की। मैं बेरोजगार युवाओं और ऐसी गृहिणियों सबसे कह रहा हूं, कुछ करो। रिटायर हुए लोगों से भी कह रहा हूं, 58-60 की कोई बूढ़ी उम्र नहीं होती। और सरकारी नौकरी से निवृत्त होकर के तुम 60 में घर पे बैठ जाते हो, कभी 58 में घर पे बैठ जाते हो, जियोगे अभी 25 साल और। ये कर क्या रहे हो? ये भी मनोरोगी हो जाएंगे, इनका भी आंतरिक पतन होगा। और ये तीनों ही वर्ग टीवी भरपूर देखते हैं। रिटायर हुए लोग, घर बैठी गृहिणियां और तथाकथित बेरोजगार युवा, सब टीआरपी चल ही इनके दम पे रही है।
जो मेहनत कश लोग हैं उनके पास कहां वक्त है? क्या बता रही थी? कुमकुम और हाँ भाग्य, ये सब देखने का। पर चल तो खूब रही है ना इस तरह की बीमारियां, कुमकुम भाग्य जो भी है ये। कौन चला रहा है इनको? टीआरपी देने वाले तो आप ही लोग हैं। न फैक्ट्री में काम करता श्रमिक कुमकुम देख रहा है, न सीमा पे लड़ता सैनिक कुमकुम देख रहा है, न खेत का किसान कुमकुम देख रहा है, न किसी संस्था का व्यवसायी कुमकुम देख रहा है। कौन देख रहा है ये सब? अब मैं नहीं जानता कुमकुम क्या है, तो कुमकुम वाले भी मुझे क्षमा करें। कहीं पता चला उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और विज्ञापन दाता सब कहने लगे हमारे कुमकुम को बुरा बोला। मैं नहीं जानता कुमकुम क्या है। क्या है कुमकुम? वैसे तो आपको देख के समझ पा रहा हूं कि कुमकुम क्या है, पर फिर भी ये बहुत बड़ा क्षरण है युवा शक्ति का, नारी शक्ति का, मानव शक्ति का, और अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो कहूंगा राष्ट्र शक्ति का। जनसंख्या का इतना बड़ा तबका बस खाली बैठा है। और कुछ न कुछ उसने बहाना खड़ा कर रखा है खाली बैठने का। क्या वास्तव में कॉलिंग सबको मिलती है अपनी लाइफ में? कॉलिंग माने क्या होता है? वो करना जो तुम्हारे बंधनों को तोड़े। बंधन है तो कॉलिंग को होना ही पड़ेगा ना, और कोई तरीका ही नहीं है। उपाय क्या है? कॉलिंग माने वो काम जो तुम्हारी मुक्ति में सहायक बने। ठीक है, याद रखोगे? कॉलिंग माने वो काम जो तुम्हारी मुक्ति में सहायक बने। कॉलिंग रुचि, रुझान, इंटरेस्ट, पैशन की बात नहीं होती। कॉलिंग आध्यात्मिक बात होती है। ऐसा काम करना है जिंदगी में जिसको करने से भीतर के सब बंधन कटें। ऐसे काम को करके जीविका कमानी है। तो आप लोग जो भी काम कर रहे हो उसके बारे में यही जांच लीजिए कि वो काम करने से आपके बंधन कटते हैं, शेष रहते हैं, या और बढ़ जाते हैं। अगर आप जो कर रहे हैं वो करने से आपकी आंतरिक प्रगति भी हो रही है, मात्र पैसे ही नहीं आ रहे, मात्र जीविका ही नहीं चल रही, आंतरिक आजादी भी मिल रही है, तो फिर आप जो काम कर रहे हैं उसको कहा जाता है कॉलिंग, अन्यथा नहीं। आचार्य जी प्रणाम। एक जैसे अभी एक आपके द्वारा समझाया गया कि हम अपनी बुद्धि लगा के कि हम संभाल लेंगे इसको, या हम गृहस्थी संभाल लेंगे, या हम बिजनेस संभाल लेंगे, अपनी बुद्धि लगा के हम ईश्वर को भूल जाते हैं तो चीज़ें बिगड़ती हैं, हम उसको बर्बाद कर देते हैं। और फिर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि चुनाव हमें ही करना है, हर उसमें क्या चुनना है वो चुनाव करने वाले हमें। और कुछ बातें विरोधाभासी जैसी लग रही हैं। तो क्या विरोधाभासी? तुम बच्चे हो, साथ में तुम्हारा बाप है, और गाड़ी लेकर जाना है, हिमालय पे चढ़ जाना है। तुम चलाओगे या स्टीयरिंग बाप के हाथ में दोगे? चुनाव तुम्हें ही करना है। चुनाव बच्चे को करना है कि मैं चलाऊं या बाप के हाथ में दे दूं। बाप ने बच्चे को पूरी आजादी, पूरी छूट दे रखी है कि चुनाव तेरा, तू चुन। बोलो क्या करोगे? चुनाव तो तुम्हारा ही है। तो यही समझाने के लिए कहता हूं कि तुम्हें चुनाव का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अपने इस अधिकार का दुरुपयोग मत करना। कभी खुद को मत चुनना।
तुम्हें अधिकार मिला हुआ है कि अपनी जिंदगी की गाड़ी तुम चलाओगे या बाप चलाएगा। कभी खुद को मत चुन लेना, बाप को चुनना। जिंदगी तुम्हें लगे तुम्हारी है, गाड़ी तुम्हें लगे तुम्हारी है, चुनाव का हक तुम्हें लगे तुम्हारा है, तो भी उस हक का इस्तेमाल बाप के प्रति करना। हक का प्रयोग बाप के पक्ष में करना। तुम्हारे चुनाव का हमेशा एक ही परिणाम हो, मेरी गाड़ी पिताजी चलाएंगे। कौन से पिताजी की बात कर रहा हूं? कहीं कह दो कि मेरे पिताजी के पास तो लाइसेंस ही नहीं है, तो ये क्या तारे जी, मेरे पिताजी तो बेचारे गांव के सीधे साधे, आप कह रहे हो गाड़ी चलाएंगे। कौन से पिताजी की बात हो रही है? परम पिता। और परम पिता की दखल देने की आदत नहीं है, वो बहुत बड़े वाले पिता हैं। तुम ये छोटी मोटी जो हरकतें करते रहते हो, कहते करो, खुद झेलो। हां, तुम दरखास्त करोगे, प्रेमपूर्ण प्रार्थना करोगे कि हमारी गाड़ी आप चलाएं, तो वो जरूर चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? ऐसे नहीं चलाएंगे कि तुम बगल की गद्दी पे बैठे हो और वो ड्राइवर सीट पे बैठ के चला रहे हैं। कैसे चलाएंगे? स्टीयरिंग अभी भी तुम्हारे हाथ में होगा, वो तुम्हारे भीतर बोध बनकर, प्रकाश बनकर और मार्ग बनकर प्रविष्ट हो जाएंगे। तो दूर से देखने पे यही लगेगा कि गाड़ी तो तुम ही चला रहे हो, और सही बात है, भौतिक तौर पर गाड़ी अभी भी तुम चला रहे होगे, क्योंकि गाड़ी ही भौतिक है। भौतिक तौर पर अभी भी गाड़ी तुम ही चला रहे होगे, लेकिन अगर तुमने प्रेम से प्रार्थना करी है तो वो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके चलाएंगे गाड़ी तुम्हारे माध्यम से। तुम निमित्त बन जाओगे, तुम माध्यम बन जाओगे, चलाने वाला कोई और हो जाएगा। ये डिफरेंस उस समय, हम जिस समय गाड़ी चल रही है, क्या तरीका हो सकता है कि वो डिफरेंस कर पाए कि हम गाड़ी चला रहे हैं कि पिताजी जी? वो तो बहुत आसान है। गाड़ी में डेंट कितने गिन लो, गाड़ी जितनी टूटी फूटी है, जितने पंचर हो, जितने डेंट हो, जितनी उसकी हालत खस्ता हो, उतना तुम समझ लो तुम ही चला रहे हो। अपनी गाड़ी को देख लो, साफ पता चल जाएगा किसने चलाई है। मान लो हमें पता चल गया कि हम चला रहे हैं, तुरंत स्टीयरिंग कैसे उसको दे? उस समय स्टीयरिंग तो तुम्हारे ही हाथ में रहेगा। अंदर वो उस समय कैसे उसको इंटरचेंज कैसे होगा? वो इंटरचेंज ऐसा थोड़ी है कि वहां बटन दबा दिया कार का और कुछ इंटरचेंज हो गया। ऑटो मोड से मैनुअल मोड में आ गए। उसके लिए फिर आचार्य जी हैं। इतने ग्रंथ हैं, ये सब किस लिए हैं? इसीलिए तो है। गाड़ी भी कैसे चलानी है, साधारण गाड़ी, उसके लिए मैनुअल तो पढ़ना पड़ता है ना, कि नहीं पढ़ना पड़ता? जाओ तुम आज कि कोई आधुनिक मॉडर्न गाड़ी ले लो और उसको बैठ के कोशिश करो कि एम्बेसडर की तरह बस मारेंगे चाबी और गियर बदलेंगे, चल देंगे, तो चलने ही नहीं वाली। पहली बात तो उसमें गियर ही नहीं होगा। तुम कहोगे अरे लगता है तेल कम है इसलिए नहीं चल रही, जाके देखोगे उसमें पेट्रोल की टंकी ही नहीं है। ये क्या बात, न गियर है न इसमें टंकी है, तो चलती कैसे है? अगर लगता है इंजन में कुछ दिक्कत है, जाके देखोगे, खोलोगे, वहां न सिलेंडर है न पिस्टन है, ये कोई और ही चीज है। तो फिर मैनुअल पढ़ना पड़ता है ना। मैनुअल तुम्हें बताता है गाड़ी क्या है वास्तव में। इसी तरीके से जब ग्रंथों को पढ़ते हो तो वो जीवन का मैनुअल है, वो तुम्हें बताते हैं संसार क्या है वास्तव में। गाड़ी चलाने के लिए मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, और संसार में जीवन चलाने के लिए ग्रंथ और शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। जिन्होंने ग्रंथ और शास्त्र नहीं पढ़े हैं फिर भी गाड़ी चला रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं कि वो किस गियर में चला रहे हैं, क्या दबा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, किससे भिड़ रहे हैं।
जैसे गाड़ी बिना मैनुअल के नहीं आती, जिसने गाड़ी बनाई उसी ने मैनुअल भी बनाया ना, जिसने गाड़ी बनाई उसी ने मैनुअल बनाया, दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। उसी तरह से समझ लो, जहां से संसार आता है वहीं से आध्यात्मिक ग्रंथ भी आते हैं। उसने तुमको यूं ही नहीं छोड़ दिया है संसार में, साथ में क्या देके भेजा है? मैनुअल की। भाई चलना है तो ऐसे चलो, कोई गाड़ी नहीं पाओगे बिना मैनुअल की। इसी तरीके से संसार में कोई चल नहीं सकता बिना आध्यात्मिक ग्रंथों के। चलेगा तो ऊबड़ खाबड़ गिरता पड़ता, चलो ऐसे ही चलना है तो।